जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बंगाल में इलेक्शन हो गया। 92% 95% वोटिंग हुई है। लोगों को आश्चर्य हो रहा है इतनी वोटिंग कैसे हुई और 4 मई को भविष्य क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी, ममता दीदी जाएगी या ममता दीदी दोबारा अपने राज को कायम रखने में कामयाब होगी। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहे होंगे, तो आज आप लोगों को एक आकलन जरूर दे रहा हूं, समय से पहले दे रहा हूं और भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रख करके दे रहा हूं। इस बार बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसमें जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें ऐसा नहीं है कि लोगों की जागरूकता ने काम किया है, बल्कि इस बार उन नामों को हटा दिया गया जो बिना कारण के वोटिंग लिस्ट में थे। यानी कहीं पर 2 जगह नाम ऐड हो रहे हैं या फर्जी नाम ऐड हैं जिनका इस्तेमाल वो फर्जी वोटिंग में करते हैं। ऐसी सारी छटाई होने के बाद में उतने ही नाम बचे हैं जो वास्तव में मतदाता थे और इसीलिए आप 90 से 92% की वोटिंग देख रहे हैं। ऐसा हर जगह हुआ है, वोटिंग परसेंटेज हर जगह इंक्रीज हुआ है और एसआईआर के बाद में वोटिंग परसेंटेज हर राज्य में आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बोगस वोट हटा दिए गए हैं। सनातनियों, एक कारण तो आपको मैंने स्पष्ट करके बता दिया कि इस बार वोटिंग के परसेंटेज बढ़ने के पीछे कारण क्या है। साथ ही इस बार बीजेपी ने एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश की। चूंकि महिलाओं का जो वोट है वो एक तरफा ममता दीदी को जाता है, इसीलिए इस बार महिला आरक्षण बिल ला करके महिलाओं के बीच के अंदर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियां महिला आरक्षण के विरोध में हैं। देखना यह है कि ये मुद्दा भी कितना काम बंगाल में करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बंगाल के हालात ये हैं कि वहां 10, 20, 50 रुपए का जो प्रत्यक्ष लाभ वोटरों को दिखाई देता है वो उसी के आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा रैकेट भी काम करता है, यानी एक सिंडिकेट काम करता है, जहां जिस मार्केट में जिनकी पकड़ है वो कभी भी अपनी उस पकड़ को ढीला नहीं होने देते। और इसीलिए बंगाल के चुनाव के अंदर परिणामों को बदल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये किसी नैरेटिव से नहीं बदलेगा, बल्कि ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़े परिवर्तन के बाद ही ये चीज संभव है। अब बात करते हैं कि 4 मई के रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि मेरे पास ममता बनर्जी की कुंडली नहीं है और ममता बनर्जी के सामने कौन कैंडिडेट होगा जो सीएम फेस होगा बीजेपी की तरफ से, उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो मैं कैसे कंपेयर करूं कि वहां का ताज अब किसके सर पर रहेगा। इसीलिए वहां मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में आकलन तब दिया जा सकता है जब मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल हो, यानी या तो ममता बनर्जी की कुंडली हो या एक ऐसे कैंडिडेट की कुंडली हो जिसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया हो, और ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मिसिंग है। इसीलिए बंगाल के चुनाव के बारे में कोई भी फोरकास्ट देना केवल धूल में लट चलाना होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इस पर मैं कोई प्रेडिक्शन आपको नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पास हो तो आप मुझे जरूर दीजिए ममता बनर्जी की कुंडली। अगर बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो वो तो अभी संभव है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने तो ऐसा कुछ डिक्लेयर किया नहीं है। लेकिन अगर ममता बनर्जी की ओरिजिनल कुंडली आप में से किसी के पास हो तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं उस पर आकलन आप लोगों को जरूर दूंगा। कोशिश करूंगा कि 4 तारीख रिजल्ट से पहले पहले आप लोगों को एक सटीक आकलन दे पाऊं। लेकिन अब बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ममता दीदी अपने राज को कायम कर पाई तो ये बंगाल की जनता के साथ फिर एक बहुत बड़ा धोखा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बार जिन लोगों ने बीजेपी की तरफ उम्मीद करके वोट दिया है, परिवर्तन के लिए वोट दिया है, अगर ममता दीदी दोबारा से चुनाव में जीत करके आती हैं, सत्ता में आती हैं, तो बीजेपी तो वापस से अपनी कैंपेनिंग को खत्म करके दिल्ली लौट आएगी। लेकिन उन लोगों का जीना दोबारा जरूर हो जाएगा जिन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है या बीजेपी के पक्ष में चुनाव लड़ा है या बीजेपी संगठन या आरएसएस संगठन के लिए काम किया है। उनको चुन चुन करके उनसे बदला लिया जाएगा, क्योंकि टीएमसी की राजनीति का यही घिनौना चेहरा है जो सबको पता है। लेकिन मजबूरी यह है
कि राज्य सरकार की सीमा के अंदर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता है और ना ही वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता, क्योंकि उसके लिए कोई बहुत बड़ा आधार भी नहीं है। तो चुनाव के रिजल्ट अगर ममता दीदी के पक्ष में आए तो वहां हिंसा भड़केगी और बीजेपी के सपोर्ट में जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक जरूर होगा। लेकिन यदि ममता दीदी चुनाव हार गई तो क्या होगा? तो क्या वहां अराजकता खत्म हो जाएगी, शांति बहाल हो जाएगी, यूपी मॉडल वहां काम करेगा? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सनातनियों, अभी तक केवल और केवल बीजेपी ने चुनाव को जीतने के लिए कैंपेनिंग की है। अभी बीजेपी को भी नहीं पता है कि वहां मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। ऐसे में अगर चुनाव जीत गए तो आप ये मत समझिएगा कि तत्काल बीजेपी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगी। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में भी उन्हें बहुत पसीना आने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा जो मुझे बीजेपी की जीत के साथ दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि इस जीत को यदि बीजेपी भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई का मतलब क्या है, ये भी आपको बता देता हूं। बीजेपी को बंगाल के अंदर आदित्यनाथ यानी योगी की तरह एक ऐसा चमत्कारी चेहरा चाहिए जो पूरे बंगाल को कंट्रोल कर सके, क्योंकि बंगाल के हालात यूपी से भी ज्यादा खतरनाक है उस स्थिति से जब योगी जी ने सत्ता संभाली थी। ऐसे में अगर बंगाल को जीतने के बाद सही स्थिति में लाना है तो जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर ऐसा पावरफुल व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री बना जो यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है उसी तरह से बंगाल में काम कर पाए, तब तो ये जीत कोई मायने रखेगी। अन्यथा बहुत बड़ा घटनाक्रम ऐसा हो सकता है जहां बीजेपी यदि जीत जाए और अगर उन्होंने मुख्यमंत्री अपना स्ट्रांग नहीं दिया तो फिर बंगाल में अगले 15 सालों तक बीजेपी वहां कोई प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा बीजेपी की तरफ से वहां पर दिखाई देता है। इसीलिए इस बार के बंगाल के चुनाव बहुत बड़े भविष्य की रूपरेखा रखेंगे। बीजेपी अगर वहां नहीं जीतती है तो इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा, और अगर बीजेपी जीतती है तो असली चुनौती मुख्यमंत्री को लेकर होगी। मुख्यमंत्री अगर कमजोर हुआ तो जीत कोई मायने नहीं रखती, और अगर मुख्यमंत्री स्ट्रांग हुआ तभी ये जीत मायने भी रखेगी और बंगाल का परिवर्तन दुनिया को दिखाई भी देगा। सनातनियों, बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है बंगाल के चुनाव। इसमें यह कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हार जीत के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसको कैसे संभाला जाएगा, इस पर सबका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग से ज्यादा खतरनाक रिजल्ट हैं और रिजल्ट से ज्यादा खतरनाक उसके बाद की परिस्थितियां हैं। तो इन तीन चुनौतियों को हमने बहुत गंभीरता से लेना है। पहली चुनौती हम पार कर चुके हैं, यानी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दूसरी चुनौती 4 मई को स्पष्ट हो जाएगी, और तीसरी चुनौती जो सबसे खतरनाक है वो है 4 मई के बाद के रिजल्ट। चाहे बीजेपी जीते या टीएमसी जीते, दोनों सूरत में वो चुनौती बहुत बड़ी है, और इसका मुकाबला दोनों पार्टियां कैसे करेंगी, किस तरह से करेंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सब पूरे घटनाक्रम के अंदर पिसेगी केवल और केवल जनता, चाहे वो टीएमसी की तरफ की हो चाहे बीजेपी की तरफ की हो। अगर बीजेपी जीतेगी तो टीएमसी के गुंडों का खात्मा होगा, और अगर टीएमसी जीती तो बीजेपी को सपोर्ट करने वालों को चुन चुन करके ढूंढ ढूंढ कर परेशान किया जाएगा, और ये दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अराजकता जो फैलाते हैं उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बेगुनाहों को परेशान किया जाए, इसका लोकतंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसीलिए सनातनियों, लोकतंत्र इस समय पर ऐसी स्थिति में है जहां से बंगाल का चुनाव बहुत कुछ भविष्य तय करेगा। इसीलिए मुझे भी बेसब्री से इंतजार है 4 मई का कि ईश्वर हमें क्या संकेत दे रहे हैं बंगाल के माध्यम से, और आने वाला भविष्य हमें किस ओर लेकर जाने वाला है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को
जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।